हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 9 चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, इसे पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है त्रिलोचन जी ने। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, जिसे लिखा है त्रिलोचन जी ने, जिनका जन्म सन 1917 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 2007 ईस्वी में हुई थी। प्रगतिशील काव्य धारा के कवि त्रिलोचन का जन्म चिरानी पट्टी कटघरा पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की एवं लाहौर से संस्कृत की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया था। तो प्रगतिशील काव्य धारा के कवि त्रिलोचन जी का जन्म चिरानी पट्टी कटघरा पट्टी जिला सुल्तानपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इनका मूल नाम था वासुदेव सिंह। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए में अंग्रेजी सब्जेक्ट से और लाहौर से संस्कृत की डिग्री ली, और इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन आदि उनके चर्चित कविता संग्रह है। ये सारे कविताओं के नाम हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका सम्मान आदि, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। यहाँ संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती में गांव की अनपढ़ लड़कियों और सामान्य जन को नायकत्व प्रदान किया गया है। इस कविता में चंपा की मनोभावना एवं जीवन पद्धति के प्रामाणिक चित्र हैं। चंपा छोटी और नटखट लड़की है। कवि उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसने शिक्षा की अहमियत को समझ लिया है। चंपा के माध्यम से कवि ने गाँव की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा का निरूपण किया है, जिनके पति पत्नियों को छोड़कर अर्थोपार्जन यानी धन कमाने के लिए परदेश चले जाते हैं। अनपढ़ होने के कारण वे स्वयं ही चिट्ठी पत्र लिखकर उनके पास भेज नहीं सकती। यह कविता स्त्री शिक्षा पर भी भार देती है। चंपा सिर्फ चंपा नहीं है, यह आज की समग्र ग्रामीण नारी चेतना का प्रतीक है। तो यहाँ पे चंपा के माध्यम से लोगों को, खास करके स्त्रियों को जागरूक किया गया है शिक्षा को लेकर, जिसमें कवि चंपा के माध्यम से कहते हैं कि लड़कियों को, सामान्य जन को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और चंपा एक छोटी लड़की है, जिसके मन की भावना को और उसकी जीवन पद्धति को यहाँ बताया गया है। वो बहुत ही छोटी और नटखट लड़की है और उसे ही प्रेरित करते हैं कवि पढ़ने के लिए। शिक्षा की अहमियत उनको समझाते हैं और उसने शिक्षा की अहमियत को समझ लिया है। चंपा के माध्यम से कवि तमाम गांव की स्त्रियों के मन की बात यहाँ कहना चाहते हैं, जिनके पति पत्नियों को छोड़कर पैसे कमाने के लिए दूसरे देश चले जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां पढ़ाई शिक्षा ग्रहण न करने के कारण उनके द्वारा भेजे गए चिट्ठी को पढ़ नहीं पाती हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में स्त्रियों की शिक्षा पर भार दिया गया है, बल दिया गया है। चंपा सिर्फ चंपा के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी ग्रामीण नारी हैं उनको जागरूक किया गया है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो कवि के गांव की नटखट बालिका चंपा पुस्तक में छपे हुए काले काले अक्षरों को नहीं पहचान पाती, क्योंकि वो पढ़ी हुई नहीं है। जब कवि कोई पुस्तक पढ़ने लगते हैं तो चंपा कवि के पास आ जाती है। वहाँ आकर चुपचाप खड़ी होकर सुनती है। कवि बोलकर पुस्तक पढ़ते हैं तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। वह सोचती है कि किताब के काले चिन्हों से ये सब स्वर कैसे निकलते हैं जो कवि
बोलते हैं। तो अक्षर यानी अक्षर, चिन्हना यानी पहचानना, अचरज होता है यानी आश्चर्य होता है। यहाँ पे कहा गया है कि कवि की गांव की नटखट लड़की है चंपा, जिसको ये समझ में नहीं आता कि ये जो पुस्तक में काले काले अक्षर छपे हैं, इसमें से स्वर कैसे निकलते हैं। ये उन अक्षरों को पहचान नहीं पाती है। कवि जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसे ये बड़ा आश्चर्य होता है कि पढ़ते वक्त ये जो स्वर निकल रहे हैं ये कैसे निकलते हैं, ये काले काले चिन्हों से ये सब स्वर कैसे निकलते हैं जो कवि बोल रहे हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। तो कवि कहते हैं चंपा सुंदर की बेटी है। सुंदर एक ग्वाला है जो गाय भैंसे पालता है। चंपा इन जानवरों को लेकर चराने जाती है। चंपा बहुत ही अच्छी और भली लड़की है और वो नटखट है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम छिपा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज़ गायब। परेशान फिर हो जाता हूँ। वह कभी कभी उधम मचाती है और उधम यानी उत्पात करती है। वह कवि को कभी कभी परेशान भी करती है। वह उनकी कलम छिपा देती है। वे अपनी कलम ढूंढ ढांढ कर लाते हैं तो वह कागज़ गायब कर देती है। कवि परेशान हो जाते हैं। तो कवि जब पढ़ने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, तो ये उनको परेशान करती है। कभी उनकी कलम छिपा देती है। जब कलम वो ढूंढ कर लेकर आते हैं तो उनकी कागज़ गायब कर देती है, जिससे कवि परेशान हो जाते हैं। चंपा कहती है तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। चंपा कवि से कहती है तुम दिन भर कागज़ पर लिखते ही रहते हो, क्या यह काम तुम्हारी नज़र से बहुत अच्छा है। उसकी बातें सुनकर कवि हंस देते हैं। यह देखकर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन जब चंपा आई तो कवि ने उससे कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हौके मौके पर तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। तो जब चंपा पूछती है कवि से कि ये आप कागज़ पर लिखते रहते हो, क्या ये काम आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात सुनकर कवि हंसने लगते हैं और कहते हैं, जैसे ही वो हंसते हैं चंपा चुप हो जाती है। और जब चंपा उस दिन कवि के पास आई तो उन्होंने उनको समझाया कि तुम भी पढ़ाई कर लो, ये मौके पर तुम्हारे बहुत काम आएगी। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे बात कहेंगे। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि ने उसे समझाया महात्मा गांधी चाहते हैं कि सब लोग पढ़ना लिखना सीख लें। यह सुनकर चंपा ने जवाब दिया, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। तुम यह क्या कह रहे हो। तुम तो कहते थे कि गांधी जी अच्छे हैं, अर्थात यह झंझट वाला काम करने को वे क्यों कह रहे हैं। वे पढ़ने लिखने की बात कहेंगे ही नहीं और मैं तो पढ़ूंगी ही नहीं। कवि के समझाने के बाद भी चंपा पढ़ना नहीं चाहती है। जब कवि उसे समझाते हैं कि महात्मा गांधी भी चाहते थे कि सब लोग पढ़े लिखे सीखे, तो इस बात को सुनकर चंपा कहती है कि मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। मेरे सामने आप ये सारी बातें क्या कह रहे हो, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। और आप तो कहते थे कि गांधी जी तो बहुत अच्छे हैं, तो फिर वो ये बातें क्यों कह रहे हैं कि सब लोग पढ़ो लिखो। मैं ये बात उनकी नहीं मानूंगी और मैं नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसे पत्र लिखोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि कहते हैं कि उन्होंने चंपा से कहा, चंपा पढ़ लेना तुम्हारे हित में है, भलाई में है। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम गौने में विदा होकर ससुराल जाओगी। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कुछ दिन रहेगा, फिर वह कलकत्ता कमाने चला जाएगा और कलकत्ता बहुत दूर है। फिर तुम उसे संदेश कैसे भेजोगी, उसके पास पत्र कैसे भेजोगी। इसलिए चंपा तुम्हारे लिए पढ़ना
फ़ायदा का काम है। तो कवि उसको समझा रहे हैं चंपा को कि तुम पढ़ लो, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। जब तुम शादी हो के अपने ससुराल चले जाओगी तब तुम्हारे पति कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेंगे, फिर वो काम पे चले जाएंगे, कलकत्ता कमाने चले जाएंगे और तुमसे बहुत दूर हो जाएंगे। तो जब तुम्हें उन्हें संदेश भेजना होगा तो तुम कैसे भेजोगी? जब तुम्हें पढ़ना ही लिखना नहीं आएगा तो पढ़ाई कर लो, पढ़ना तुम्हारे फ़ायदे का है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। भोली चंपा ने कवि को जवाब दिया, तुम पढ़ लिख कर झूठ बोलते हो। मैं तो ब्याह करूँगी ही नहीं, और कहीं ब्याह हो भी गया तो मैं अपने पति के साथ रहूँगी। उन्हें मैं कलकत्ता कभी नहीं जाने दूँगी। तुम्हारे कलकत्ते पर व्रज गिरे। तो भोली चंपा वो समझ नहीं पाती है कि पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है, पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। तो वो कहती है कि तुम तो झूठ बोलते हो, मैं तो ब्याह करूँगी ही नहीं। अगर फिर भी ब्याह हो जाता है तो मैं अपने पति को अपने साथ में रखूँगी, उनको कलकत्ता नहीं जाने दूँगी। व्रज गिरे ऐसे कलकत्ते पर। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।